नमस्कार एनजीकेवी यूट्यूब क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान आपकी तैयारी के लिए आज फिर टेस्ट लेके आया हूँ। और साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान की तैयारी ऐसे हो जानी चाहिए कि आपके 30 क्वेश्चन में से कम 27 28 प्लस होने चाहिए। 27 क्वेश्चन प्लस 28 क्वेश्चन प्लस 100% आपकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। जैसे ही मॉडल टेस्ट आपके लिए डलें और उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, तो मेरे साथियों करते हैं आज की टेस्ट क्लास शुरू। तो आज की टेस्ट क्लास का ये रहा पहला क्वेश्चन। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है या लैटिन शब्द से हुई है? साथियों, मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? यहाँ पर लैटिन शब्द पूछा गया है, किस लैटिन शब्द से पूछा है। तो आपका आंसर होगा, क्या होगा आंसर? आंसर होगा मोटम। मोटम शब्द से, लैटिन भाषा का मोटम शब्द उसके शब्द से बना है मोटिवेशन, जिसका अर्थ है प्रोत्साहन करना। साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिप्रेरणा क्रिया को प्रारंभ करने, जारी रखने तथा नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा क्रिया को प्रारंभ करने, जारी रखने तथा नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है साथियों? थॉर्नडाइक का है, गुड का है, गिलफोर्ड का है या फिर स्किनर का है? तो साथियों, आपका आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए गुड का। गुड ने अभिप्रेरणा क्रिया को प्रारंभ करने, नियंत्रित करने की प्रक्रिया बताया है। अगला प्रश्न, अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार की विशेषता है। अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार की विशेषता क्या है? कल्पना, उत्सुकता, कुछ समायोजन एवं कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा उत्सुकता। क्या होगा? उत्सुकता। ठीक है, अगला प्रश्न, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है। साथियों, कई बार पूछी जा चुकी है ये डेफिनेशन एग्जाम में, और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। इसको रट लेना, माइंड में बिठा लेना, व्यवहार में उतार लेना कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है, यानी सीखने का सर्वोच्च मार्ग है, तो वो है अभिप्रेरणा। और ये परिभाषा किसने दी है? तो साथियों, ये परिभाषा दी है आपके लिए, किसने दी है? ये परिभाषा दी है स्किनर ने। किसने दी है? स्किनर ने कहा है कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है। अगला प्रश्न, नमस्कार साथियों, अगला क्वेश्चन है, जन्मजात प्रेरक नहीं है। प्रेरक जन्मजात प्रेरक होते हैं, अर्जित प्रेरक भी होते हैं, कृत्रिम प्रेरक भी होते हैं, लेकिन यहाँ पूछ रहा है जन्मजात प्रेरक नहीं है। क्वेश्चन को समझना। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कौन सा प्रेरक जन्मजात है, कौन सा कृत्रिम है, कौन सा वातावरणीय है, या कौन सा अर्जित किया गया है। तो साथियों, यहाँ पर जन्मजात पूछ रहा है, तो प्रशंसा जन्मजात नहीं होती है, जबकि भूख जन्मजात होती है, प्यास भी जन्मजात होती है, नींद भी जन्मजात होती है। तो आपका आंसर होगा अ। क्या होगा? अ। अगला प्रश्न, वह प्रेरक जो अलग अलग वातावरण में पलने के कारण विभिन्न व्यक्तियों के में विकसित होता है, यह कहलाता है। साथियों, क्वेश्चन समझना कि वह प्रेरक जो अलग अलग वातावरण में पलने के कारण विभिन्न व्यक्तियों में विकसित होता है, यह कहलाता है। कौन सा कहलाता है? जन्मजात प्रेरक, अर्जित प्रेरक, सामाजिक प्रेरक या व्यक्तिगत प्रेरक? तो इसमें कौन प्रेरक? साथियों, कौन सा होगा? व्यक्तिगत प्रेरक, क्योंकि अलग अलग वातावरण में पलने के कारण विभिन्न व्यक्तियों में अलग अलग विकसित होगा। सत्य है, जैसे वातावरण में रहा वैसा ही इंसान में व्यक्तित्व के गुण आएंगे और व्यक्तियों का विकास होगा। तो व्यक्तित्व प्रेरक होगा जो अलग अलग जगह से, तमिलनाडु में जन्म लेने वाला इंग्लिश जल्दी सीखेगा, राजस्थान में जन्म लेने वाला राजस्थानी जल्दी सीखेगा। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग विकसित होते हैं। अगला क्वेश्चन, अभिप्रेरणा व्यवहार की कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं। अभिप्रेरणा व्यवहार की कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं, निम्न में से कौन सी इस सूची में शामिल नहीं है? साथियों, कौन सी इस सूची में शामिल नहीं है? यानी कि अभिप्रेरणा व्यवहार की कुछ विशेषताएं होती हैं जिनमें कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। अभिप्रेरित व्यवहार लक्ष्य निर्धारित होता है, निर्देशित होता है।
अभिप्रेरित व्यवहार चक्रीय होता है। अभिप्रेरित व्यवहार में समस्थिति में समतुल्य उत्पन्न होता है और अभिप्रेरित व्यवहार में रक्तचाप, हृदय गति तथा श्वसन गति तीव्र होती है। तो आपका आंसर होगा साथियों, अभिप्रेरित व्यवहार में रक्तचाप, हृदय गति एवं श्वसन अधिक होता है। ठीक है साथियों, आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा अभिप्रेरित व्यवहार में रक्तचाप, हृदय गति एवं श्वसन गति तीव्र होगी। अगला, फ्राइड के अनुसार मूल प्रवृत्तियों के दो प्रमुख प्रकार है। फ्राइड ने मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, उसमें दो कौन कौन सी हैं जो बताई है, इनमें कौन सी है? दो, आक्रामकता, चिंता, अहम व पराहम, ईरोज व थनेटिस्ट, उप अहम व पराहम। तो साथियों इसमें आंसर होगा ईरोज तथा थनेटोस। थनेटोस का मतलब है मृत्यु और ईरोज का मतलब है जीवन। जीवन और मृत्यु, जीवन और मृत्यु। तो फ्राइड के अनुसार मूल प्रवृत्ति के दो प्रमुख प्रकारों में एक ईरोज और थनेटोस है। अगला प्रश्न, मेस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में सबसे निचले स्तर पर दैहिक आवश्यकता को रखा गया है। सबसे ऊपरी आवश्यकता है दैहिक आवश्यकता को रखा गया है, जिसमें सबसे ऊपरी आवश्यकता क्या है? तो बचाव व सुरक्षा की आवश्यकता, आत्म सिद्धि की आवश्यकता, आत्मसम्मान की आवश्यकता, दैहिक आवश्यकता। तो आपका आंसर पदानुक्रम सिद्धांत में सबसे निचले स्तर की दैहिक आवश्यकता है, वो है आत्म सिद्धि की आवश्यकता। इंसान को अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए अपने आप की आत्म सिद्धि होती है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देख, जैसे भारत जैसे देश में व्यक्तियों का व्यवहार निम्नांकित में से किस अभिप्रेरक से अधिक नियंत्रित होता है? भारत जैसे देश में व्यक्तियों का व्यवहार निम्नांकित में से किस अभिप्रेरक से अधिक नियंत्रित होता है? तो यहाँ पर क्या होगा आंसर? आंसर होगा आत्मसिद्धि का, दैहिक आवश्यकता, बचाव सुरक्षा की आवश्यकता और कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा दैहिक आवश्यकता। भारत जैसे देश में व्यक्तियों का व्यवहार नियंत्रित में से किस अभिप्रेरक से अधिक नियंत्रित होगा? दैहिक आवश्यकता। अगला प्रश्न, प्यासा एक तरह की है। प्यास एक तरह की क्या है? प्यास एक क्या है? आवश्यकता चक्रीय है, अचक्रीय है, विशिष्ट आवश्यकता है, ये सामान्य आवश्यकता। तो साथियों आंसर क्या होगा? चक्रीय आवश्यकता है, यही होगा आपका। चक्रीय, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, पिएगा, फिर धीरे धीरे टाइम निकलेगा, फिर प्यास लगेगी, तो चक्रीय आवश्यकता है। प्यास एक चक्रीय आवश्यकता है। अगला प्रश्न, भूख के स्थानीय उद्दीपक सिद्धांत के अनुसार भूख की उत्पत्ति होती है। भूख के स्थानीय उद्दीपक सिद्धांत के अनुसार भूख की उत्पत्ति होती है। भूख दर्द से, बहुत देर से भोजन नहीं करने से, आमाशय की मांसपेशियों की संकुचन से, कोई नहीं। तो आंसर होगा इसमें आमाशय की मांसपेशियों की संकुचन से। ठीक है, भूख कब लगेगी? जब मांसपेशियां संकुचित करेगी, संकुचन में रहेगी तभी भूख लगेगी। तो ये उद्दीपक काम करेगा। तो आपका आंसर होगा स। अगला प्रश्न, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा दिया गया? उपलब्धि अभिप्रेरणा, साथियों जो उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है? मैक्लीलैंड, मैस्लो, स्किनर और क्रो एंड क्रो। तो आपका आंसर होगा मैक्लीलैंड। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया है? तो मैक्लीलैंड ने उद्दीपक अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया है। और इसके साथ में कौन था? एटकिंस थे। ठीक है, अगला प्रश्न, अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किसने दिया? साथियों अभिप्रेरणा का उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत तो दिया मैक्लीलैंड ने, और अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया है? तो आपका आंसर होगा क्या होगा? मैकडूगल। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों के कितना मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया और कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई है? 14। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी बताई? तो 14 मूल प्रवृत्तियां बताई साथियों। मैकडूगल ने कितनी बताई? 14। और मैकडूगल मूल प्रवृत्तियों का जनक माना जाता है। मैकडूगल किस देश का निवासी है? तो मैकडूगल किस देश का है? इंग्लैंड का प्रसिद्ध विद्वान मैकडूगल, जिसने कि मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया और मूल प्रवृत्तियां उसने कितनी बताई? 14। ये कहाँ का था? इंग्लैंड का। आपका आंसर क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा अभिप्रेरणा चक्र का सोपान नहीं है? सोपान है, यानी कि अभिप्रेरणा चक्र का सोपान है। साथी क्वेश्चन को समझना, आंसर देना, सोच समझ के देना। आवश्यकता, प्रणोद, प्रोत्साहन, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर सभी
एक अभिप्रेरणा के चक्र है, आवश्यकता है, प्रणोदय, प्रोत्साहन है, तो आंसर होगा आपका द। ठीक है। अगला क्वेश्चन, शरीर में किसी वस्तु की कमी या अति क्या कहलाती है? क्या कहलाती है साथियों? शरीर में अगर किसी वस्तु की कमी है या अधिकता है तो उसमें प्रणोद कहेंगे या आवश्यकता कहेंगे, प्रोत्साहन कहेंगे या कोई नहीं? तो साथियों कहेंगे हम क्या, शरीर में किसी वस्तु की कमी या अति को कहेंगे आवश्यकता। आवश्यकता, अगर कमी है तो आवश्यकता है और अति है तो भी आवश्यकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, फ्रायड ने मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी बताई? फ्रायड ने मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी बताई? तो साथियों फ्रायड ने मूल प्रवृत्तियों की संख्या 2 मूल प्रवृत्तियां बताई है फ्रायड महोदय ने। ठीक है। अगला लास्ट क्वेश्चन है, फ्रायड निर्माणात्मक कार्यों व या जीवन से संबंधित मूल प्रवृत्तियों को क्या कहता है? फ्रायड निर्माणात्मक कार्य या जीवन से संबंधित मूल प्रवृत्तियों को क्या कहता है? इरोज, निरोज, थैनेटोस, कोई नहीं, तो क्या कहता है? तो इसमें आंसर होगा आपका इरोज। इरोज जिसे क्या कहते हैं, पिछले क्वेश्चन में बताया था कि इरोज जो फ्रायड के द्वारा मूल प्रवृत्ति के 2 मुख्य प्रकार बताए थे, उसमें इरोज और थैनेटोस बताया था। और इरोज का तात्पर्य जीवन और थैनेटोस का मतलब क्या है? मृत्यु। तो इरोज मूल प्रवृत्तियों को क्या कहता है? फ्रायड निर्माणात्मक मूल प्रवृत्तियों को इरोज कहता है। तो साथियों आशा करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट्स करना, लाइक करना। यार आप लाइक नहीं करते हैं, और कमियां हो तो बताना। ठीक है। और बेल आइकन को अवश्य दबाना मेरे साथियों। अगर साइकोलॉजी की आपको 0 लेवल से शुरुआत देखनी है और थ्योरी के रूप में समझना है, साइकोलॉजी को रटना और रट्टा मारने से एक साइकोलॉजी माइंड में नहीं बैठेगी, उसको समझना जरूरी है। और समझने के लिए साथियों ऑनलाइन लाइव चलता है सुबह 10 बजे 11 बजे, तो आप सुबह 10-11 बजे जुड़िए और लाइव में समझिए। साइकोलॉजी आपको 100% समझ में आएगी। इन वर्डों को समझना ही साइकोलॉजी का अध्ययन करना है साथियों। अच्छी तरह से समझ में, जब वर्डों को समझेंगे तभी जाके आपको साइकोलॉजी समझ में आएगी। लेकिन जो क्वेश्चन डाल रहा हूँ मैं टेस्ट एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो धन्यवाद साथियों।